ऑलराइट जी, हियर वी गो। डॉक्यूमेंट इज हियर। हमने जो आखिरी क्वेश्चन किया था वो ये था, assess whether a high rate of inflation or a current account of balance of payment deficit is more serious problem for an economy। तो हमने इसका बकायदा एक स्केच बनाया था, एक टाइप की थी। वालेकुम अस्सलाम। तो अब हम स्टार्ट। जी जी जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आप लोगों को पता है मैं रोज अपडेट कर रहा हूँ, तो वो जो लिस्ट आपसे शेयर की हुई है प्ले लिस्ट, उसी पे है ये सारा कुछ। ठीक है, ओके जी, लेट्स मूव ऑन। Assess whether an economy will always benefit from having a surplus on the current account of balance of payment। ठीक है, और उसके बाद अ, ये अच्छा, यहीं पे इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ बात की है, वो मैं बाद में आपको करा देता हूँ। तो लेट मी टेक आउट द, सॉरी मैंने बताया था ये दूसरी क्लास भी एएस की है, क्योंकि आपका P2 पहले आ रहा है ना। तो अब P2 की तक क्लासेस 13 तक यही चलेंगी, 14 से हम वापस सिर्फ P4 की क्लासेस करेंगे। गॉट इट? मीन लिस्ट वाला किधर गया? नहीं नहीं, ये तो मैंने निकाल लिया है। आई थिंक आई नीड टू टेक आउट गेस्ट पेपर। गेस्ट पेपर एएस मैक्रो, ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको, माइक्रो वाला भी और ये भी अभी भेज रहा हूँ। कंप्लीट हो जाएंगे दोनों, तो अभी भेज रहा हूँ। राइट जी, सो लेट अस मूव ऑन। जो जो बच्चे नहीं आए थे वो इस वीडियो से देख के जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको देख सकते हैं, साथ साथ ये सॉल्यूशंस भी आपके सामने हैं। चलें जी, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है जी कि assess whether an economy will always benefit from a surplus on current account। बच्चों के कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बुरे होते हैं, तो होपफुली यू गाइस हैव रिवाइज्ड एंड यू कॉन्फिडेंट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले तो मार्क्स स्कीम जी, 8 मार्क्स को नॉलेज एनालिसिस के, अप टू 4 फॉर बेनिफिट्स ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस, राइट जी। तो इसके बेनिफिट्स हम भी करेंगे। सबसे पहले करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है? इज मैं क्या उल्टी सीधी टाइपिंग कर रहा हूँ। करंट अकाउंट सरप्लस, यस, व्हेन इनफ्लोज फ्रॉम exports and transfer, yes, बिल्कुल, exports and transfers are greater than, and transfers greater than outflows फॉर इम्पोर्ट्स एंड ट्रांसफर्स। आपको पता ही है कि 4 हिस्से हैं करंट अकाउंट के, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, वो तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गई गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स भी आता है ना। फॉर इम्पोर्ट्स एंड ट्रांसफर लिखेंगे तो वो पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। राइट जी, सो दिस इज इनिशियली रिक्वायर्ड जस्ट अ डेफिनेशन, राइट। अब उसने कहा एक कंट्री क्या हमेशा बेनिफिट करेगा करंट अकाउंट सरप्लस से? तो सबसे पहले surplus will cause an injection into net exports, x minus m component of aggregate demand। ठीक है, aggregate demand will rise। आप डायग्राम बना सकते हैं, राइट शिफ्ट कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को, एंड generate economic growth and employment, may cause a multiplier effect। ठीक हो गया बच्चों?
पहला तो बड़ा सीधा साधा जी कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, वो एडी का हिस्सा है एक्स माइनस एम, उसमें इंजेक्शन आया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ आई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आ सकता है। फिर जी सरप्लस will appreciate the domestic currency, हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट imported raw materials will become cheaper, reducing cost of production and cost push inflation। हमेशा पॉइंट लो और उसको बिल्ड करो, जस्ट लिस्ट करके आगे मूव नहीं करना। दिस इज इनफ बिल्डिंग। उसके बाद जी a large surplus that makes the whole balance of payment surplus will increase the country's foreign exchange reserves। कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा क्यों रिजर्व्स कम है, हमारा डेफिसिट रहा है बहुत अरसा, और ये सरप्लस विल कॉज इंप्रूवमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सॉरी, यस, इसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं, अपना डेट पे कर सकते हो, अपना बैलेंस बजट डेफिसिट नहीं, सॉरी बजट डेफिसिट यूज नहीं होता, डेट पे कर सकते हो, अपने एक्सचेंज रेट को बैलेंस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, राइट। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद जी सरप्लस विल रिजल्ट इन अ हायर लिविंग स्टैंडर्ड as people can afford to import good quality products। ठीक हो गया। तो ये सरप्लस के फायदे। इट इज ऑल्सो an indication of countries apostrophe s structural एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। क्यों हमारा सरप्लस में, हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा अच्छी हैं बाकी दुनिया से, हमारी इंपोर्ट्स हमारी गुड्स के मुकाबले में कंपेयर नहीं कर पा रही, सही compete नहीं कर पा रही, लोकल गुड्स ज़्यादा बिक रही हैं। सो इट्स ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ कंट्रीज स्ट्रक्चरल एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। एक बार फिर देखते हैं जी, करंट अकाउंट सरप्लस इज व्हेन इनफ्लोज from exports and transfers are greater than outflows for imports and transfers. Surplus will cause an injection into net export component of aggregate demand. एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट तक आएगा। उसके बाद जी सरप्लस के रिजल्ट में अप्रिशिएट होगी करेंसी, और करेंसी अप्रिसिएशन will reduce the cost of imported raw materials, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हो जाएगा। इतना बड़ा सरप्लस हो कि पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हो जाए, कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ जाते हैं, जिनको आप अपने लोन्स वगैरह पे करने में इस्तेमाल कर सकते हो, फॉरेन लोन्स। सरप्लस में लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा हाई क्वालिटी गुड्स अफोर्ड कर पाते हैं इंपोर्ट करके। साथ में एक इंडिकेटर है कि जी आपका स्ट्रक्चर और कंपैरेटिव एडवांटेज है, इसलिए आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बिक रही हैं और आप इंपोर्ट्स कम कर रहे हो। अप टू 4 फॉर प्रॉब्लम्स जी। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से मुल्क में क्या आती है, पहला प्रॉब्लम, शाबाश, राइज इन एग्रीगेट डिमांड इफ नॉट मैच्ड बाय a rise in
aggregate supply because economy was near और ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट। हम अपने लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के इन इलास्टिक पार्ट में थे, तो उससे हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन आ जाएगी। नॉट मैं बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट विल कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। राइट जी, पहला मसला। ओके जी, अब a surplus that is short term or not large enough to make the whole BOP, balance of payment surplus, reserves may not increase। समझ आ गया? थोड़ी देर के लिए सरप्लस था, छोटा सा सरप्लस था करंट अकाउंट का, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सारा डेफिसिट में मिलके था, तो रिजर्व्स में नॉट राइज, तो उसका फायदा इतना नहीं होगा। उसके अलावा जी, there will be, yes, there will be retaliation by other countries who are experiencing a deficit because of our surplus। एक कंट्री का सरप्लस दूसरे का डेफिसिट होता है, डेफिसिट बिकॉज ऑफ आवर सरप्लस। जी बच्चों, और कोई पॉइंट? मैं भी सोच रहा हूं, मुझे माइंड में सच नहीं आ रहा कोई। लेट्स सी जी। हाँ, rise in exchange rate will make exports expensive and uncompetitive in world markets। Uncompetitive in world markets, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हो गए जी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा हो? जी मेरा बेटा। आई अंडरस्टैंड, लेकिन एक फायदा एक्सचेंज रेट का हमने ले लिया और यहाँ पे नुकसान ले लिया। सही है, बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं इसमें। जी, ये हो गया जी। सात। अब हम इवैल्यूएशन पीरियड जब भी करने जाओ ना, साइज ऑफ सरप्लस, टाइम पीरियड, उसकी बात करो, तभी जाके इवैल्यूएट होगा। एज डिस्कस्ड, ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश। एज डिस्कस्ड अबव, a surplus would only be beneficial if it persists, यानी शॉर्ट रन नहीं है, is large enough to make whole balance of payment surplus and economy is below full employment, ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने को वो हैंडल कर सके। ठीक है, इकोनॉमी इज बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। राइट जी। टू कंक्लूड, एक सेकेंड जी, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? इज विल ऑलवेज बेनिफिट, ठीक है, अच्छा ठीक है। सो टू कंक्लूड, economy will not always benefit from a surplus as it may face inflationary pressures, retaliation, etc। समझ आ गया मेरे बच्चों? ये आपका इवैल्यूएशन हो गई। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस? All right, G, we are nearly done with our guest paper.
अब यहाँ पे सर कामरा ने लिखा है कि स्टूडेंट्स आर आल्सो एडवाइज्ड टू प्रिपेयर द कॉजेज ऑफ अ ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस। आई एम श्योर यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया। ट्रेड सरप्लस क्यों आता है? जब हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन दूसरों से कम हो, हमारी गुड्स की या सर्विसेज की क्वालिटी दूसरों से अच्छी हो, बाहर वाले हमारे ऊपर से रिटेलिएशन हटा दें, राइट, या हम सब्सिडाइज करें अपने एक्सपोर्टर्स को और इंपोर्टर्स पे टैरिफ लगाएं। सो यू कैन डू दिस खुद ही या थोड़ा सा बता दूं? You guys know the causes of trade deficit and causes of trade surplus? एक करवा देता हूं और जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इन डोमेस्टिक कंट्री, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो हमारा डेफिसिट होता है। यस, बिकॉज वी टेंड टू इंपोर्ट लग्जरी कंज्यूमर गुड्स और वो बहुत बड़ा बिल बनता है। यस, अलबत्ता दूसरे मुल्कों में जो हमसे एक्सपोर्ट्स खरीदते हैं वहां इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो हमारा सरप्लस में जाता है। Everyone clear? Do I need to put more points in, explain it a little bit more? Please be open. All right, let me just have a look. कौन कौन बच्चे हैं ताकि मैं देख सकूं कि किसी को जरूरत है। थोड़े से ही बच्चे हैं, चलें पूछ लेंगे आप लोग, कहीं मसला आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी। एक्सचेंज रेट, माय फेवरेट टॉपिक। बड़े सिंपल मार्क्स होते हैं इसमें, बच्चे गलतियां करते हैं स्पेशली इन अ डायग्राम। With the help of a diagram, explain what is meant by an appreciation of a floating exchange rate and consider whether a country can only benefit from the appreciation of the currency. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ ठीक है तो you'll be able to nail it very easily. राइट, जिसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लूं और बोल्ड कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना आए कि ये क्वेश्चन है या आंसर है। तो लेट्स मूव ऑन जी। लेट्स सी जी, अब क्या है? सबसे पहले की टर्म्स क्या हैं? एप्रिसिएशन ऑफ अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ए फ्लोटिंग, नॉलेज पहले लिख दूं मैं ताकि जिन बच्चों को नहीं याद होता बार बार बताने के बावजूद, 3 मार्क्स उनके लिए लिख दूं। तो इसमें ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज, बताइए मुझे, determined by, come on guys, by demand and supply of currency in foreign exchange market. There is no government intervention, इसलिए इसको फ्लोटिंग कहते हैं, इंटरवेंशन। राइट जी, अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहता है एप्रिसिएशन क्या होती है लेकिन डायग्राम बना के समझाएंगे। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। अब मुझे बच्चों, कॉमन मिस्टेक, एक्सचेंज रेट का डायग्राम बनाया, प्राइस क्वांटिटी लिख दी, सारे मार्क्स कट गए। सो बी वेरी विजिलेंट अबाउट व्हाट काइंड ऑफ डायग्राम आई एम ड्राइंग, व्हाट्स रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो आप सही लेबल्स करना सीखेंगे, करेंगे। वहां पे प्राइस है करेंसी की, एक्सचेंज रेट, या आप लिख दो प्राइस ऑफ रूपी इन डॉलर्स, जो भी आपको बेहतर लगता है इन दोनों में से। वन ऑप्शन इज दिस, सेकंड इज दिस। उसके बाद जी क्वांटिटी और साथ में ब्रैकेट में रुपीस लिख दो। डिमांड सप्लाई लगाएंगे, ये बन गया जी आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बगैर गवर्नमेंट इंटरवेंशन के एक्सचेंज रेट तय हो रहा है। एक्सचेंज रेट यहाँ पे ईआर की जगह प्राइस पे लिख दो तो इट्स ओके, साइड एक्सिस पे जरूर एक्सचेंज रेट लिखना है। अब क्यों अप्रिशिएट होगा, या डिमांड बढ़े या सप्लाई? तो हमको ये काम कर देते हैं, मैंने डिमांड बढ़ा दी अपनी करेंसी की, E1 पे इक्विलिब्रियम आ गया, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होके ER1 पे, और क्वांटिटी ऑफ करेंसी ट्रेडेड Q1 पे बढ़ गई। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एज शोन इन द डायग्राम। डिमांड कर्व फॉर the said currency shifted to the right, perhaps due to increased demand for exports as incomes were
राइजिंग इन फॉरेन कंट्रीज। बच्चे इसको बहुत सिंपल रखो, हमारी एक्सपोर्ट्स बाहर वाले मुल्क खरीदते हैं, वहाँ इनकम्स बढ़ी, हमारी करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ेगी? हमारी गुड्स की डिमांड बढ़ी थी, उन्हें हमारी डिमांड करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट्स, तो हमारी करेंसी की डिमांड भी बढ़ेगी। राइट जी। अब एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा देख लूँ, व्हाट इज मेंट बाय, हाँ उसने रीजंस नहीं पूछी, मैंने एहतियातन कर दिया। अब एक्सप्लेन करते हैं। एक्सचेंज रेट rose to ER1 and quantity traded of currency to Q1 due to rise in demand for currency to D1। ठीक हो गया बच्चों? आप अपने हिसाब से थोड़ी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो एक्सचेंज रेट के लेबल्स, शिफ्ट, एनीथिंग, दूसरी अप्रोच आप ले सकते थे, सप्लाई करेंसी की कम हुई है और आप रीजन देते हम इंपोर्ट करना कम कर दिया है बिकॉज ऑफ टैरिफ्स वटेवर, हम जो है इंपोर्ट्स कम की तो सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ, हमारी करेंसी की अप्रिसिएशन हुई। अब वो कहता है ये 3 मार्क्स हो गए, कंसिडर वेदर अ कंट्री कैन ओनली बेनिफिट फ्रॉम अप्रिसिएशन। तो एनालिसिस में मुझे बताएं बेनिफिट्स अप्रिसिएशन के, करेंसी अप्रिशिएट होने के बेनिफिट्स। कम ऑन गाइस। जी जी जी, लीड टू रिड्यूस्ड, हाँ, रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड रिड्यूसिंग reduced cost push inflation। ठीक है, इसके अलावा भी it will also reduce demand pull inflation as x minus m will fall। एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो गई थी, इंपोर्ट सस्ती हो गई थी, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हमारा x माइनस एम गिरेगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कम, कॉस्ट पुश भी कम, डिमांड पुल भी कम। इसके अलावा जी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग may rise as people will import more quality products, क्योंकि सस्ती लगेंगी वो तो ज़्यादा करेंगे। अब मेरे बच्चों ये हमने कुछ फ़ायदे कर दिए एप्रिसिएशन को, आप कर सकते हैं जी इंटरनेशनल लोन्स विल बी ईजियर टू पे फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी करेंसी ऊपर चली गई है। तो ये तो हमने कुछ फ़ायदे किए, लेकिन इफ डिमांड फॉर exports and imports was inelastic due to signed contracts, current account will go into surplus। अब मैं एक्सप्लेन जुबानी कर देता हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा मैं टाइप करूँ। इनटू सरप्लस, क्योंकि एक्सपोर्ट्स महंगे होने के बावजूद उनकी डिमांड प्रोपोर्शनेटली कम गिरेगी, सरप्लस हमारा जो है बढ़ेगा, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा। इंपोर्ट सस्ती होने के बावजूद हम बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन थे, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ेगा। अब जी हम इवैल्यूएशन पे आ रहे हैं, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि एप्रिसिएशन बेहतर है कि नहीं? बताएं कम ऑन बच्चों। दिस विल डिपेंड ऑन, नोबडी नोज। मीटिंग चल रही है, मैं एक बार देख लूं। जी जी, बोले बोले।
Yes, will depend on PED of exports and imports, right? In short run, country will benefit from a rise in surplus balance of trade. But in long run, when Marshall Lerner condition is met, यानी दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मिल के डिमांड इलास्टिक हो गई, is met, current account will go into deficit, क्योंकि महंगी तो एक्सपोर्ट्स हो गई थी ना, लोग छोड़ना शुरू कर देंगे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे, राइट जी। इसके अलावा it will also depend on whether the country is a net importer or a net exporter. Net importer means जो ज़्यादा imports करता है. A net importer country, यानी importer country will benefit from appreciation, क्योंकि उसको import सस्ती मिल रही है, वो ज़्यादा import पर rely कर रहा है. Net exporter will struggle, क्योंकि उसकी exports जो हैं वो महंगी हो जाएंगी और डिमांड कम हो जाएगी. So to conclude, it's not always beneficial for an economy. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? यस, मोर देन इनफ. एक मार्क है मेरे बेटे, एक मार्क है. आप और भी कर देना कि करंट अकाउंट फ्यूचर में डेफिसिट हो जाएगा, वो बात तो हमने सारी कर दी है, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है. ऑलराइट जी, लेट्स मूव ऑन. नाउ वी हैव ओनली टू मोर क्वेश्चंस लेफ्ट फ्रॉम मैक्रो. फिर उन्हें एक दो मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हुए हैं. With the help of a diagram या diagrams, explain the likely causes of a depreciation of a floating exchange rate and consider whether such a depreciation is always beneficial to an economy. बिल्कुल उसका उल्टा है. उसमें उसने कहा था कि सरप्लस क्या हमेशा फायदेमंद होता है, इसमें उसने क्या कहा, डेप्रिसिएशन हमेशा फायदेमंद होती है. तो जस्ट अपने कॉन्सेप्ट ठीक रखो, नथिंग टफ अबाउट इट. आई पर्सनली थिंक एएस में बच्चे अपना ग्रेड बिला वजह वेस्ट करते हैं, ना पढ़ के. थोड़ा आसान सा टॉपिक्स होते हैं, सिलेबस होता है. ए2 का तो फिर भी समझ आती है कि टफ टॉपिक्स हैं, टफर सिलेबस है, ये बहुत आसान है, राइट जी. तो यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन अटेम्प्टिंग. अब जी अगेन हमें डायग्राम बनाना है और उसके बाद likely causes of depreciation of floating exchange rate. तो define floating exchange rate, depreciation. ठीक है जी. floating exchange rate is determined through international market forces of demand and supply for currency. No government intervention is there. Depreciation is when one currency price या value falls in terms of another currency, it can buy less units of another currency. ये है depreciation. अब मेरा बेटा हम डायग्राम बनाएंगे और अब आप लोग मुझे लेबल करवाएंगे जी. हमने क्या लेबल बोले थे लास्ट डायग्राम में? वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डॉलर, पाउंड, जो भी आप करेंसी लेना चाहते हो. ये हो गई जी सप्लाई, ये हो गई डिमांड. अब प्रोडक्ट समझो करेंसी को भी तो बहुत इजी हो जाता है. जैसे कोई भी दुनिया की चीज़ है, उसकी प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही सेट होती है. क्यों प्राइस गिरेगी, या डिमांड गिर जाए करेंसी की, या सप्लाई बढ़ जाए? मैं यहाँ पे सप्लाई बढ़ा के इस्तेफा कर रहा हूँ. इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी और प्राइस गिर के एक्सचेंज रेट ER1 पे आ गया. गॉट इट? सिंपल सा डायग्राम है. अब वो कहता है जी एक्सप्लेन द लाइकली कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन
तो डायग्राम को यूज करते हैं। उसने कहा जी आप बताएं, तो हम एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। एज सीन इन द अबव, इसको मैं बोल्ड खत्म कर दूं, इन द above diagram, supply of currency shifted to right, ब्रैकेट में लिख दो S1 से, ड्यू टू, इसकी कोई भी वजह बताएं मुझे क्यों हम ज्यादा, ड्यू टू मोर इंपोर्ट्स, क्यों ज्यादा इंपोर्ट्स करेंगे हम, मोर इंपोर्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ, कम ऑन बच्चों, क्यों हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, राइज इन डोमेस्टिक नेशनल इनकम, हमारी इनकम्स बढ़ी थी, इंपोर्ट्स लग्जरीज होती हैं, हमने ज़्यादा मंगवाई, सप्लाई राइट पे शिफ्ट हुई और डोमेस्टिक नेशनल इनकम बढ़ी, एक्सचेंज रेट depreciates from ER to ER1, simple। और जी इट में ऑल्सो, आईसी के फैक्टर्स माइंड में रखिएगा, inflation, interest rate. It may also depreciate due to reduced interest rates, which in turn will reduce the inflow of hot money into the country। हमारे बैंक्स में लोग पैसे अब कम रखेंगे, राइट, एंड डिमांड फॉर करेंसी विल फॉल, उससे भी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो अब हमने रीजंस दो दे दी, एक डिमांड की, एक सप्लाई की, और डायग्राम भी बना दिया, तो हमारे 3 मार्क्स, डेफिनेशंस भी दे दी, इजीली आ गए। वो कहता है कंसीडर वेदर सच अ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर इट। जी मेरा बेटा, दोनों के, यस 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 यस। ये इसमें ये होता है कि ये टॉगल फैक्टर्स है, डिमांड की भी देखो, इनकम बढ़े तो राइट पे शिफ्ट होता है, डिमांड पे इनकम गिरे तो लेफ्ट पे नॉर्मल गुड्स का, दैट्स हाउ इट इज, टॉगल ऑलवेज, ठीक है जी मेरे बच्चों। अब एनालिसिस के 3 मार्क्स जी, depreciation will make exports, come on, yes शाबाश। चलो जी मेरा कुछ गड़बड़ हो रही है, depreciation will make exports, what am I doing wrongly, अच्छा मैं बोर्ड हटा देता हूँ, will make exports cheaper, relatively का वर्ड यूज किया करें, exports relatively cheaper and more competitive, ability to compete उनकी बढ़ जाएगी, सस्ती होगी ना, in the international trade, their demand will rise and imports will become, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो क्या हो जाएंगी चीजें, एक्सपेंसिव, और एज अ रिजल्ट एंड देयर डिमांड will fall। if PD for exports and imports was elastic, ठीक है, current account of balance of payment will go into surplus। ठीक हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया डेप्रिसिएशन का एक आम फहम फायदा। It will also attract
foreign investments, foreign investments, foreign investments such as मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ सेटअप होंगी, हमारी लेबर, लैंड, कैपिटल सब उनको सस्ता लग रहा है. However, it will cause demand pull inflation if rise in AD is not matched by rise in aggregate supply as we were on full employment. कुछ नोट कर रहे हो? वही बातें हम बार बार कर रहे हैं मोस्ट क्वेश्चंस में. जी, अब इवैल्यूएशन मुझे करवाएं. किस टाइम बेनिफिशियल है? मार्शल लर्नर कंडीशन को बीच में लाएं. हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. जी, क्योंकि एक मार्क था तो एक पॉइंट काफी होता है, तो मैंने एक ही कर दिया. प्लस में खत्म भी करना चाह रहा हूँ ना बाकी क्वेश्चन. जी बताएं मुझे. इट विल डिपेंड ऑन PD of, oops, depend on PD of exports and imports in short run due to signed contracts. फिर वही बात दोबारा. Contracts, PD tends to be contracts. PD for exports and imports tends to be low, inelastic. Deficit will rise in current account. However, वही दोबारा बात, in long run, when Marshall-Lerner condition is met and demand for exports and imports becomes jointly greater than 1, elasticity उसकी बढ़ जाएगी, then 1 current account will go into surplus. ठीक है जी. अब एंड पे आप वो बात दोबारा भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है कंट्री अगर नेट एक्सपोर्टर है तो डेप्रिसिएशन उसको फायदा मंद है, नेट इंपोर्टर है तो डेप्रिसिएशन से इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, उसको नुकसान होगा. सो टू कंक्लूड, डेप्रिसिएशन इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल. समझ आ गया मेरा बेटा? आप ये भी कह सकते हो दूसरे कंट्रियों में कितनी डेप्रिसिएशन थी, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन तो नहीं आ गई थी. एनी लिमिटिंग फैक्टर विल मेक योर इवैल्यूएशन. किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, वी डन विद द मेन थिंग. ये तो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं. ये आखिरी वाला हमने उस दिन कर लिया था कि नाइजीरिया सप्लाई साइड पॉलिसीज के थ्रू बेस्ट वे है डाइवर्सिफिकेशन का, तो हमने एग्री किया था कि यस, लेकिन कंपेयर किया था उसको एक दो और पॉलिसी से, डिमांड साइड पॉलिसी से. लेट्स मूव ऑन जी. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन. ये वैसे मैं करवा के आया हूँ. And consider the importance of these functions in relation to potential effectiveness of a market economy. नॉलेज के लिए, जैसे ही आप मार्केट इकोनॉमी को डिफाइन करोगे, an economic system where resources, non-human resources, are owned, controlled, and operated by private firms and individuals. Their main aim is profit maximization, and they use price mechanism, that is demand and supply. Price plays four functions in a market economy. Number one, rationing. When price rises, poor consumers cannot afford goods and services. They are rationed out.
Only rich are able to buy. They're rationed in. So price decides for who can receive the goods and services produced. Number two, G, it becomes a signal. Rise in price gives signal to producers to produce more. Hence, because they can earn more profit, hence more resources are allocated towards that a particular product. Again, price plays a role in market economy by telling producers what to produce. नेक्स्ट जी इंसेंटिव एलोकेशन, तीन रिक्वायर्ड हैं, तीन कर लें, दो भी काफ़ी हैं लेकिन तीन कर लें। उसके बाद मेरे बच्चों, देयर, हाँ जी, हाँ जी, ये एनालिसिस हो जाएंगे जी। एक मार्क नॉलेज का इसमें आएगा या दो, और फिर आगे एनालिसिस के भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी का एक, फिर प्राइस के फंक्शन जैसे आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे, वो नॉलेज मार्क्स पूरे होते जाएंगे, उसको एक्सप्लेन करोगे तो एनालिसिस होते जाएंगे। अब कितने इफेक्टिव हैं जी? दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी बेस्ड ही डिमांड एंड सप्लाई पे है, प्राइस मैकेनिज्म पे, तो दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। They decide what to produce, how to produce, for whom to produce, remove shortages and surpluses from the market, bring it back to equilibrium. So, price plays all these functions very effectively in a market economy. However, when market economy fails, for example, overproduction of demerit goods due to information failure, underproduction of merit goods due to information failure, example bhi de dena, and no production of public goods because of non-excludability, non-rivalry. At these points, price fails to effectively perform its functions of resource allocation in market economy. Resources are under or over allocated in those cases. बच्चों समझ आ गया है? कोई confusion? All right जी, nobody's asking, so I'm assuming that's good enough. अब मैं आपसे बहुत दफा पता है, आपके ग्रुप्स में भी लिखा हुआ है बिलाल, so it's a very unit 3, 4 and 5 from micro elasticities, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है। और यूनिट 2 to 5 मैक्रो। हमेशा ज्यादा चांसेस इन्हीं में से होते हैं हमेशा। यार मैं पूरा तो छुड़वा नहीं सकता ना सिलेबस, पता है क्या इसमें होता है, A2 में मैं आपको काफी सारा छुड़वाऊंगा, A1 में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता होता है। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और शुड आई क्लोज माय क्लास? बच्चे क्योंकि चले गए, मैंने कुछ बातें करनी थी लेकिन सिंस किड्स हैव लेफ्ट, देयर इज नो पॉइंट। सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। बेटे मैं करता हूँ, मेरे आजकल इतने मेहमान आ रहे हैं, पता नहीं छुट्टियां अभी शुरू ही हुई हैं और मेहमान ही मेहमान है। आई विल डू इट बिफोर योर एग्जाम्स, डोंट वरी। ओके।